मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है बाबूजी की कुछ बातें करीब से, पार्ट 3। अभ्यासी बहन कहती हैं, जब सबने मेरी परीक्षा के बारे में पूछा तो मैंने विस्तार में बता दिया कि मुझे परीक्षा के कोई सवाल के जवाब ही नहीं आ रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई मुझे उनके जवाब लिखवा रहा था। मेरी कलम चलती जा रही थी। उन लोगों ने कहा कि वास्तव में पर्चा मैंने नहीं बल्कि खुद बाबूजी ने लिखा था, क्योंकि उन 2.5 घंटों में वे तनिक भी नहीं हिले और पानी तक नहीं पिया। परीक्षा का नतीजा आने पर मैंने देखा कि मुझे सामाजिक विज्ञान में 79% अंक मिले थे। ये बहुत आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि उन दिनों किसी को भी सामाजिक विज्ञान में इतने अंक नहीं मिलते थे। मुझे डिग्री कैसे मिली ये बात मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने इतनी गंभीरता से कभी पढ़ाई नहीं की थी। मेरा मन तो हमेशा बाबूजी महाराज के साथ लगा रहता था। बाबूजी का प्रेम और उनके चमत्कार अद्भुत थे। वे प्रेम और भक्ति के लिए कुछ भी कर सकते थे। ये उनकी उदारता ही थी कि एक दिन के लिए वे इतनी दूर आ गए। ये वास्तव में दिल से दिल की बात थी, जो अनकही और अनसुनी थी। ये उन दिनों की बात है जब टेलीफोन और तार दुर्लभ थे और उनकी सुविधा भी नहीं थी। एक दिन केवल इसी विषय पर मैंने बाबूजी से पूछा, आपको कैसे पता लगता है कि कोई आपको याद कर रहा है और किसे आपकी ज़रूरत है? उन्होंने कहा, हमारे सामने एक सागर है जिसमें दुनिया के सभी लोग हैं। जब कोई भी हमें याद करता है तब उनका चेहरा उस सागर से उभर कर ऊपर आता है और कुछ मिनट के लिए अंदर बाहर होता है। फिर हम उसके चेहरे को देखकर वो जहाँ कहीं भी हो, समय और उसकी ज़रूरत के अनुसार उसे प्राणभूति दे देते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है, और ये सब कुछ लाला जी की कृपा से ही होता है। आमतौर पर मेरी छुट्टियों पर बाबूजी मेरे घर आया करते थे। उनका कहना था, शशि, जब वहाँ होगी तब हम आपके घर आएंगे। एक बार मेरे पिताजी ने कहा, आप बरेली आकर घर पर आराम कर लीजिए। बाबूजी ने कहा, देखिए टंडन साहब, मेरे आराम का तरीका अलग है। अगर आप हमें आराम करने के लिए न्योता दे रहे हैं तो आप हमें आराम भी करने देना। हम जो भी चाहें, जैसे भी करना चाहें करने देना। फिर ये न कहना कि बाबूजी स्नान कर लीजिए, भोजन कर लीजिए, सो जाइए। यदि हमें अपना काम अपनी मर्जी से करने देना, आराम की सही परिभाषा यही है। यदि कोई कहता रहे, खाना खा लो, सो जाओ, तो उसे आराम करना नहीं कहते। मेरे पिताजी ने कहा, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन आपको हमारे घर आकर रुकना होगा। बाबूजी ने कहा कि मेरे इलाहाबाद से वापस आने के बाद वे घर आएंगे, क्योंकि उन्हें मुझसे कुछ लिखवाना था। जब मैं घर आई तो बाबूजी वहाँ आए और मुझसे प्रिसेप्टर कार्य की स्पेशल डायरी का दूसरा भाग लिखवाया, जिसे वे अक्सर फुल प्रेस्क्रिप्टरों को देते थे। प्रेस्क्रिप्टरों को देते थे। उन्होंने मुझे फुल प्रिसेप्टर का कार्य समझाया था। मैं उस समय प्रिसेप्टर नहीं थी, लेकिन
उन्होंने हर एक बात खुलकर समझाई। उस किताब को पूरा करने में लगभग 15 या 20 दिन लगे। वे सुबह के 11:30 बजे तक लिखवाते, फिर उसके बाद अपने रोज़ाना के काम करते। बाद में रात के 12 बजे तक वे मुझे लिखवाते रहते। एक दिन उन्होंने कहा, देखो लाला जी भजन गाया करते थे, तुम भी गाया करो और हम तुम्हारे सारे चक्र खोल देंगे। वहाँ पर बहन कस्तूरी भी थीं, जिनकी खुद की आवाज़ इतनी मधुर थी, इसलिए सबके सामने गाने में मुझे झिझक महसूस हो रही थी। तब बाबूजी ने कहा, हम गाते हैं, तुम हमारे साथ गाओ। उन्होंने गाया, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। उन्होंने बताया कि लाला जी को यह गीत बहुत पसंद था। उन्होंने जल चक्र और अग्नि चक्र में अंतर दिखाया। उन्होंने फिर जल चक्र से मेघ राग गाया तो बादल छा गए, और जब अग्नि चक्र से गाया तो कमरा गर्मी से भर गया। बाबूजी ने बताया कि तानसेन ऐसे ही गाया करते थे। मुझे उन दिनों की कुछ ऐसी घटनाएं याद हैं जो आत्मा को भाव विभोर कर देती हैं। यदि कोई बाबूजी महाराज के साथ रहते हुए सतर्क रहे तो उनके साथ बिताया गया हर पल उसे पेचीदा जीवन की गहन अंतर्दृष्टि की ओर ले जाता था। उनके आसपास जो भी होता रहता, उससे वह सीख मिलती जिससे हर एक चीज़ साफ नज़र आती। किसी अभ्यासी परिवार की एक लड़की अपने माता पिता के साथ बाबूजी के घर अक्सर आया करती थी। उस लड़की ने बाबूजी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था और उन्हें भी उसके प्रति एक खास लगाव हो चुका था। एक दिन उसे किसी कुत्ते ने काट लिया। उसके माता पिता ने इस घटना की सूचना बाबूजी को दी। इसे सुनकर वे कुछ समय तक सोचने लगे और उस लड़की को उनके पास लाने को कहा। बाबूजी ने उसके माता पिता को आश्वासन देते हुए कहा कि यदि वे लोग उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गए अथवा दवाइयाँ नहीं दी तो वे उस जहर को निकाल देंगे। इसके उपरांत अगर उसे रेबीज़ का इंजेक्शन दिया गया तो फिर से जहर का कार्य करेगा और लड़की के लिए हानिकारक होगा। उस लड़की के माता पिता ने मंजूरी दे दी। बाबूजी ने अपनी इच्छा शक्ति से कुछ ही क्षण में उस लड़की के शरीर में से जहर निकाल दिया। कुछ दिनों बाद उस लड़की के परिवार वालों के करीबी रिश्तेदार के सुझाव और जोर देने पर वे उसे लखनऊ के अंग्रेजी डॉक्टर के पास ले गए, जिसने उसे रेबीज का इंजेक्शन दे डाला। इसके बाद उस युवती का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। उसे अस्पताल में गंभीर अवस्था में रखा गया। इस बुरे स्वास्थ्य के बावजूद उसने बाबूजी से मिलने की इच्छा जाहिर की। उसके परिवारजनों का संदेश मिलने पर बाबूजी उसे देखने लखनऊ अस्पताल पहुँचे। बाबूजी ने उनसे कहा कि वे अब और कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी वे कर सकते थे उन्होंने पहले ही कर दिया था। लेकिन उन लोगों ने अविश्वास जताया। थोड़े समय बाद बाबूजी ने उनसे कहा, अब हमारे हाथ में केवल उसे मुक्ति देना है। परिवार वालों ने इस बात की सहमति दी और बाबूजी ने उस लड़की को मुक्ति दे दी। उस लड़की ने शांतिपूर्वक अपना शरीर त्याग दिया। कुछ दिनों बाद उस लड़की के माता पिता बाबूजी से मिलने शाहजहाँपुर आए और उनसे पूछा, हम कैसे यकीन करें कि आपने हमारी बेटी को मुक्ति दे दी है। बाबूजी ने बड़ी सादगी से उनसे पूछा, हम आपको यकीन दिलाने के लिए क्या करें। शायद उन्होंने उनकी सोच का आदेशा लगा लिया
और उनसे दूसरा सवाल किया, क्या आप अपनी बेटी से बात करना चाहेंगे? उन लोगों ने कहा हाँ। फिर बाबूजी ने उनसे कहा, आप अपनी बेटी से बात कर सकते हैं और वह आपको सीटिंग भी देगी, लेकिन अभी नहीं। मैं उसे अभी 6 महीने तक परेशान नहीं करना चाहता, तो आप 6 महीने बाद आकर मुझे याद दिलाएं। वे लोग वापस चले गए और इस बात को भूल गए। कुछ समय बाद जब वे बाबूजी के साथ थे, तब उन्हें अचानक ये बात याद आई। उन्होंने बाबूजी को वह बात याद दिलाई। बाबूजी ने कहा, अच्छा, आपको अपनी बेटी से बात करनी है। 6 महीने हो गए हैं, आइए पूजा में बैठिए। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।